हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया वीडियो लेके आया हूं और जिसका शीर्षक है राजपूत पॉलिटी एंड द कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ राजपूत अगेंस्ट टर्क्स। ये इसका शीर्षक है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद सल्तनत की व्यवस्था मुसलमानों के द्वारा यहाँ कायम की गई थी और वहीं से हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज्य शुरू हुआ। तो हालांकि इससे पहले मुसलमानों ने सिंध पर, मुल्तान पर, पंजाब पर कब्जा किया था। जैसे मोहम्मद कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दहिर को हरा करके वहाँ पर मुसलमान का राज्य या इस्लामिक राज्य स्थापित किया था। इसके बाद महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के समय में भी पंजाब और सिंध का इलाका और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का इलाका, अफ़गानिस्तान, ये सारे इलाके उनके द्वारा कब्जा किए गए थे। लेकिन जो हिंदुस्तान का जो हृदय स्थल है, खास करके नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत, वहाँ पर उनकी शासन व्यवस्था 1192 ईस्वी से शुरू होती है, जब सेकंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की सेना ने हराया था। तो दोस्तों चलते हैं कि राजपूत पॉलिटी क्या था। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि जब हम पॉलिटी कहते हैं तो दो बातों की तरह हमारा ध्यान आकृष्ट होता है। पहला थ्योरी ऑफ किंगशिप और दूसरा जो स्टेट का या किंगडम का जो सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जो था, उस दोनों को हम समाहित करते हैं पॉलिटी में। तो आइए चलते हैं कि किस तरह से गुप्ता पीरियड के या गुप्ता डायनेस्टी के समाप्त होने के बाद में हिंदुस्तान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि जब आप कोई इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न का उत्तर लिखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सोर्सेज लिखने पड़ेंगे। ये आपके उत्तर में 4 चांद लगाएगा। तो चलते हैं कि सोर्स क्या है। हालांकि हम जानते हैं कि इस पीरियड का जो इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख जिसको बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं, वो बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो नाडोल इंस्क्रिप्शन है, जैसे नाडोल के बारे में बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान का जो डायनेस्टी है वो शाकंभरी है, क्योंकि सबसे पहले उनका इलाका जो है वो शाकंभरी था, इसीलिए उन्हें चाहमान ऑफ शाकंभरी भी बोला जाता है। ये शाकंभरी इलाका सांबर साल्ट लेक के आसपास है। बाद में उन्होंने अपना राजधानी अजमेर में स्थापित किया। तो उन्हीं के वंश के कुछ लोग नाडोल में भी बस गए थे, कुछ रणथंभौर में भी बस गए। तो इस तरह से चौहान वंश के लोग करीब 5 जगह, उन्होंने अलग अलग जगह अपनी सत्ता स्थापित किया था, जिसमें एक नाडोल भी था। तो नाडोल के इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत सारी बातों के बारे में पता चलता है। जैसे लैंड ग्रांट्स के बारे में पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को या सरकारी अधिकारियों को लैंड ग्रांट दिया था और वो सैलरी नहीं देते थे, सैलरी के एवज में लैंड ग्रांट्स दिया जाता था। इस सब की जानकारी हमें नाडोल इंस्क्रिप्शन से मिलता है। और यह भी जानकारी मिलता है कि अधिकांश जो लैंड ग्रांट्स जारी किए गए थे वो चौहान वंश के लोगों को ही दिए गए थे। हालांकि कुछ जो चालुक्य वंश के लोग थे या गुहिलास थे, उनको भी दिए गए थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। तो नाडोल इंस्क्रिप्शन से हमें उनके जो गवर्नमेंट की जो विशेषता है
उसके बारे में हमें पता चलता है कि किस तरह से किंगडम को रन किया जाता था और उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या था, उस गवर्नमेंट को चलाने में कौन कौन लोग शामिल थे। इसके बाद में पृथ्वीराज विजय, ये जयानक द्वारा लिखा गया है और ये कश्मीर के रहने वाले थे। इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने विभिन्न राजाओं को हराया और फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में किस तरह से उन्होंने मोहम्मद गोरी को भी हराया। इसके बारे में जानकारी हमें जैनक की किताब पृथ्वीराज विजय से मिलती है। इसके बाद में जो हमें जानकारी है वो 15 सेंचुरी का एक टेक्स्ट है, जैना टेक्स्ट, जिसको हमीर महाकाव्य कहते हैं। इससे भी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो, जो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया था और जो पृथ्वीराज चौहान का कोर्ट पोएट था, उसके बारे में हमें पृथ्वीराज रासो से हमें जानकारी मिलती है। और बहुत सारी जानकारी ऑथेंटिक नहीं है, रिलायबल नहीं है, फिर भी हमें उस समय के बारे में बहुत सारी जानकारी पृथ्वीराज रासो के द्वारा बताई जाती है। इसके बाद में प्रबंध चिंतामणि, जो मेरुतुंगा द्वारा लिखा गया था 1304 ईस्वी में, और ये गुजरात के बघेला किंगडम के कोर्ट पोएट थे और उनसे जानकारी हमें चौहान वंश के बारे में और खास करके पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके बाद प्रबंध कोश बाय राजशेखर इन 1349, ये जानकारी हमें राजशेखर की किताब से मिलती है, प्रबंध कोश से जानकारी मिलती है। तो जहाँ तक इन जानकारियों का सवाल है तो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है सभी जानकारी, लेकिन उसको कोरबोरेशन के द्वारा हम पृथ्वीराज चौहान या चौहान वंश के बारे में या राजपूत पॉलिटी के बारे में हम बहुत कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं राजपूत पॉलिटी के बारे में और राजपूतों की हार टर्कों के से कैसे हुई, इसके बारे में हम व्याख्या करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु हर्षवर्धन की मृत्यु 647 एडी में हुई थी। पूर्व के वीडियो में हमने बताया था कि हर्षवर्धन पुष्यभुक्ति डायनेस्टी का था, लेकिन जब मौखारी वंश के शासक ग्राहवर्मन, जो उसका बहनोई था, जब उसकी हत्या शशांक के द्वारा की गई, तो जिसका कि कैपिटल कन्नौज था, तो उसके बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया। और कन्नौज अभी उत्तर प्रदेश में है और यह मिड गंगेटिक बेल्ट में है। तो जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि पहले पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष तक सेंटर ऑफ एक्टिविटी रहा था, कैपिटल रहा था, गुप्ता पीरियड में भी और मौर्य वंश में भी, उसके पहले बिम्बिसार के पीरियड में भी। लेकिन अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल गंगेटिक प्लेन में हो गया। वो कौन था? कन्नौज। कन्नौज का इंपॉर्टेंस आगामी 500 वर्षों तक रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 एडी में मृत्यु के बाद में 3 राजवंश का उदय हुआ। और वो कौन था? राष्ट्रकूटास इन डेकान, इनकी राजधानी थी मान्यखेत। या मालखेड़।
दूसरा गुर्जर प्रतिहार, इनकी राजधानी थी कन्नौज। और तीसरा पाल, इनकी राजधानी थी पाल ऑफ बंगाल, लखनौती। ये समवेयर मुर्शिदाबाद के पास में अभी इसको हम राजधानी मान सकते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये 3 स्टेट के 3 किंगडम का उदय हुआ। ये बहुत बड़े बड़े स्टेट थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि इन तीनों किंगडम में या स्टेट में लगातार युद्ध होता रहा, जिसको कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। ये जो 3 स्टेटों का एक दूसरे से लड़ना, और सभी का जो उद्देश्य था वो था कन्नौज को कब्जा करना। कन्नौज का कब्जा करने का मतलब था कि उत्तर भारत पर कब्जा करना। इसीलिए पाल वंश के राजाओं के द्वारा या गुर्जर प्रतिहार के द्वारा, पहले उनका बेस राजस्थान में था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया। और उसके बाद में जो राष्ट्रकूटास, जो डक्कान के जो ऊपरी माने अपर रीचे के रहने वाले थे, उन सब की तीनों शक्तियों की ये ऑब्जेक्टिव रहता था, उद्देश्य था कि किसी तरह से नॉर्दर्न इंडिया पर कब्जा किया जाए और उसका एकमात्र शासक हुआ जाए। और जो गुप्ता पीरियड में और मौर्य पीरियड में या महाजनपद के समय में जो मगध का और खास करके पाटलिपुत्र का स्थान था, वही स्थान हर्षवर्धन और उसके बाद कन्नौज का स्थान हो गया। जो भी शासक कन्नौज को अपने अधिकार आधिपत्य में लेता था, वो उत्तर भारत का एक छत्र शासक माना जाता था। इसीलिए दूसरा जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का कारण यह था कि तीनों शक्तियां इंडो गंगेटिक प्लेन को कब्जा करना चाहते थे। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि ये जो इंडो गंगेटिक प्लेन माने जो गंगा का मैदान है, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। और उपजाऊ क्यों है? जैसे कि मैंने आपको सॉइल ऑफ इंडिया में बताया था कि जो एलुवियल सॉइल है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध का जो मैदान है, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, एलुवियल सॉइल है, जिसको कि जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका जो मैंने 2 चीज़ बताया था कि भांगर और एक खादर। तो भांगर जो नदियों के बहुत ऊपर के इलाकों का ज़मीन होता है, लेकिन जो खादर होता है, जो हमेशा नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती है, उसको खादर बोलते हैं। और चूंकि इस इलाके में बहुत सारी सहायक नदियां गंगा में आके मिलती हैं, तो ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका वो एक्सट्रीम फर्टाइल इलाका है, क्योंकि ये हमेशा जो नदियों के मुहाने की जो मिट्टियां हैं वो खादर मिट्टियां हैं, और इनका जो प्रोडक्टिविटी है वो हिंदुस्तान में कहीं भी दूसरे जगह नहीं है। तो इसी कारण से इस उपजाऊ क्षेत्र को ये तीनों शक्तियां कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इस प्रयास में तीनों की शक्तियां छिन्न हो गई। ये धीरे धीरे इनके रिसोर्सेज समाप्त हो गए, और उससे जो है ये लगभग 200 वर्षों तक चला। 8th सेंचुरी से लेकर के 10वीं सेंचुरी तक, एडी तक ये युद्ध चला, लड़ाई चली, और
अल्टीमेटली तीनों किंगडम डिसइंटीग्रेटेड हो गए, उनका डाउनफॉल हो गया, और जिससे जो फ्यूडिटरीज थे, जो सामंत थे उनके नीचे, जैसे कि वो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। जैसे गुहिलाज, मेवाड़ के गुहिलाज जिसको सिसोदिया कहते हैं, और जिसके वंशज राणा प्रताप थे, राणा सांगा थे या राणा उदय सिंह थे, ये गुहिलाज चौहान या चाहमान भी बोलते हैं, जिनके वंशज पृथ्वीराज चौहान या जिसको राय पिथौड़ा भी बोलते हैं, जिनकी हार मोहम्मद गोरी से हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो चौहान ऑफ शाकंभरी, क्योंकि पहले इनका कैपिटल शाकंभरी ही था, और उसके बाद उनका कैपिटल अजमेर हुआ। उसके बाद चालुक्या या इसको सोलंकी बोलते हैं गुजरात में, और बघेलास गुजरात के, चंडेलास बुंदेलखंड के, इनकी राजधानी महोबा थी, और तोमर दिल्ली इनका कार्यक्षेत्र था, क्षेत्राधिकार था, और गहड़वालास जिसको कि राठौर भी कहते हैं, जिसके वंश के जयचंद था, उनकी राजधानी थी कन्नौज में। ये सारे जितने भी थे ये सभी फ्यूडिटरीज थे, सामंत थे, किसके? गुर्जर पतिहार के। इन सभी सामंतों ने अपने अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट किंगडम की स्थापना किया, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन सभी में राजपूतों का वर्चस्व था, मैंने राजपूत स्टेट का उदय हुआ। इसी तरह से जो राजपूतास के जो फ्यूडिटरी मैंने सामंत थे, परमार, जिनकी राजधानी धारा नगरी, जिसको अभी आजकल धार कहते हैं, मालवा क्षेत्र में उनका कार्यक्षेत्र था, और कालाचुरीस जिनकी राजधानी त्रिपुरी और आज की तारीख में जबलपुर का एरिया माना जाता है, ये सभी ने अपने अपने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। तो दोस्तों 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक दसवीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान का शासन, खास करके नॉर्दर्न इंडिया का शासन राजपूतों के हाथ में रहा। बाद में भी रहा, लेकिन जब उनकी स्वतंत्र सत्ता थी। तो अब चलते हैं कि राजपूत कौन थे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि राजपूत जो है वो राजपुत्र, संस्कृत वर्ड राजपुत्र, पुत्र का अपभ्रंश है। इसका मतलब होता है सन ऑफ किंग। अब राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जो उस समय के जो लिटरेरी क्रोनिकल्स हैं, वो जैसे कि चंद बरदाई का, जो पृथ्वीराज चौहान का कोर्ट पोएट था, उसके मुताबिक कि माउंट आबू में जो कि राजस्थान में है, माउंट आबू में यज्ञ किया गया था। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा, और अंडर द स्टीवार्डशिप ऑफ ऋषि वशिष्ठ।
और इस यज्ञ से, सेक्रीफाइस से 4 वॉरियर निकले। वो 4 कौन कौन थे? पहला प्रतिहार, दूसरा चौहांस, तीसरा परमार्श और चौथा और सोलंकीज। तो ये 4 प्रकार के राजपूत योद्धा निकले और उन्होंने बाद में अपने वंश का शासन सत्ता विभिन्न इलाकों में स्थापित किया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि चूंकि ये विदेशी थे तो इनके प्यूरिफिकेशन करने के लिए और उनको लीगलाइज करने के लिए ये अग्नि यज्ञ का सहारा लिया गया, जिसको कि इन चारों राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी के समाप्त होने के बाद में बहुत सारे आक्रमणकारी, खास करके हुन्स हिंदुस्तान में आए। उसके पहले भी बहुत सारे आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए, जैसे कि इंडो ग्रीक शकों ने अपनी सत्ता गुजरात के आसपास के इलाकों में काबिज कर लिया था और करीब 300-400 वर्षों तक उनकी ताकत बनी रही वहाँ पर। पार्थियंस और कुषाण, और इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो लगातार जो आक्रमण होता रहा वो था हुन्स का, जिसके कारण से गुप्ता डायनेस्टी समाप्त हो गया। ये जो बाहरी तत्व जो आए थे, जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे, उनका अपना कोई रिलीजन नहीं था, तो धीरे धीरे वो हिंदुस्तान के सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो गए। और चूंकि वो आक्रमणकारी थे, वो पॉलिटिकल लीडर थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, तो उनको राजपूत मतलब क्षत्रिय के मतलब वर्ण व्यवस्था में नंबर 2 स्थान पर उनको स्थापित किया गया। ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि चूंकि इस पीरियड में बहुत सारे लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणों को और बहुत सारे शासकीय पदाधिकारियों को दिया गया, जिसके कारण से कल्टीवेशन ऑफ लैंड के एरिया में काफ़ी विस्तार हुआ। बहुत सारे जो एब्रोजिनल्स या आदिवासी लोग थे उनको ब्राह्मणाइज किया गया। उनको चूंकि उनमें से जो कुछ जो ट्राइबल चीफ्स थे, जो ट्राइबल मुखिया थे, उनको वर्ण व्यवस्था में या ब्राह्मणिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए उनको राजपूत का दर्जा दिया गया। जैसे कि जो राठौर ऑफ मारवाड़, जो कि एब्रोजिनल्स थे, माने यहीं के लोकल थे, और ट्राइबल चीफ होने के कारण इनको जो है राजपूत का दर्जा दिया गया। और बाद के वर्षों में बहुत काफ़ी दिनों तक इनका शासन मारवाड़ में रहा। औरंगजेब के समय में इनका सबसे बड़ा जो राजा था वो रमन सिंह था, जिसके बारे में मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि 7000 के मनसबदार थे और औरंगजेब की फौज का नेतृत्व करते हुए कांधार के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब चलते हैं कि राजपूत की पॉलिटी क्या था, क्या क्या उनके शासन व्यवस्था के सूत्र थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राजा, सबसे पहला जो विशेषता है राजपूत पॉलिटी में वो क्या है, ए स्मॉल किंगडम।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य पीरियड में या गुप्ता पीरियड में या गुर्जर प्रतिहार का जो क्षेत्राधिकार था या राष्ट्रकूट का था या पाल का था, ये बड़े बड़े स्टेट थे, बहुत बड़े बड़े स्टेट थे, किंगडम्स थे। आप उसको अंपायर कह सकते हैं, इंपायर कह सकते हैं। लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति में जो किंगडम का विकास हुआ, राजपूत किंगडम का विकास हुआ, जैसा कि मैंने बहुत सारे राजपूत किंगडम के बारे में बताया, उनका जो क्षेत्राधिकार था, जो एरिया था, वो कंपैरेटिवली स्मॉल था। जैसे कि चौहान, तो चौहान का इलाका आज की तारीख में राजस्थान और दिल्ली का इलाका और थोड़ा सा एमपी का इलाका और थोड़ा सा यूपी का इलाका और हरियाणा का इलाका, यही एरिया उनके पास में था। और कुछ इलाका जो आज की तारीख में पाकिस्तान में चला गया है, वो पूर्वी पाकिस्तान का थोड़ा सा भाग जो राजपूताना से लगता है। तो ये छोटा सा इलाका था, कंपैरेटिवली द एरिया डोमिनेटेड बाय गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटास और पालास। तो इसी तरह से जो गहाडवालास, जिनका राजधानी कन्नौज में था, वो आज की तारीख में उनका क्षेत्र आप बनारस या का इलाका, कन्नौज का इलाका या पूरा आधे से अधिक यूपी का इलाका उनके अधीन में था। और इसी तरह से पाल डायनेस्टी का भी जो हम देखते हैं उस ज़माने में, तो बहुत बड़ा इलाका था। आज की तारीख में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र आसाम का, ये क्षेत्र जो है उनके अधीन में था। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जो राजपूत राजा थे, जैसे तोमर ऑफ दिल्ली, तो ये दिल्ली और आसपास के इलाके में इनका क्षेत्राधिकार था। तो इस तरह से हम देखते हैं, या गुहिलास, जो बाद में उनको सिसोदिया भी कहा जाता है, सिसोदिया वंश, तो उनका भी क्षेत्र जो है ना राजपूताना तक सीमित था। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जो सबसे पहला फैक्टर ये है कि जो हिंदुस्तान बहुत सारे राजवंश में, राजपूत राजवंश में बट गया था। तो सबसे पहला तो फर्स्ट फीचर ये है स्मॉल किंगडम्स। दूसरा है कांस्टेंट वार्स। अमॉन्ग राजपूत किंगडम्स। जब हम पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उनके द्वारा, मतलब सेकेंड बैटल ऑफ तराई से पहले, उन्होंने गहाडवाला के साथ युद्ध किया था, जिनकी राजधानी कन्नौज थी, जिसके अंतिम शासक जयचंद थे। दूसरा चंडेलास, जिनकी राजधानी महोबा था, और पृथ्वीराज चौहान ने इसको उस समय के राजा परमाद्री को हराया था। तीसरा पृथ्वीराज चौहान का युद्ध चालुक्यों के साथ भी हुआ था। तो इस तरह से विभिन्न राजपूत वंश के राजा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे और अपने राज्य के विस्तार के लिए हमेशा आतुर रहते थे। तो दूसरी विशेषता यह है कि कांस्टेंट वार्स अमॉन्ग राजपूत किंगडम्स। तीसरा है कि नो फिक्स्ड रूल्स फॉर प्राइमोजेनिचर को मतलब होता है ज्येष्ठाधिकार। मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर किसी राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो उसी को राज्य शासन मिलेगा, मानो वही उत्तराधिकारी होगा। लेकिन राजपूतों में ये फिक्स्ड नियम नहीं था, जिसके कारण से अक्सर जो है ना इनके आपस में जब एक राजपूत राजा की मृत्यु हो जाती थी
तो बहुत सारे क्लेमेंट्स या दावेदार उपस्थित हो जाते थे। और राजपूतों में तो यहाँ तक ये था, जो मैं आगे बताना चाहता हूँ, कि उनके जो क्लान मेंबर थे, माने उनके वंश के जो लोग थे, वो भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर देना चाहते थे। जो कि एक मुगलों में तो ये था कि केवल वंश के लोग, जो अगर एक बादशाह का 4 पुत्र है तो चारों पुत्र एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते थे। लेकिन यहाँ पर राजपूत पॉलिटी में ये देखने में आया कि यहाँ पर प्रोमेगेनिचर का या ज्येष्ठाधिकार का कोई रूल ना होने के कारण आपस में तो भाइयों में तो लड़ते ही थे, साथ साथ जो उनके क्लान मेंबर थे, उनके वंश के जो लोग थे, वो भी राजगद्दी हथियाने के लिए सतत प्रयास करते थे। और इसके कारण से बहुत मारकाट युद्ध होता था, और जिससे राज्य की या किंगडम के जो रिसोर्सेज थे उस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता था। चौथा, द किंग वॉज हेड ऑफ द but he was not absolute। राजपूत राजाओं में एक विशेषता थी कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जरूर थे, लेकिन वो निरंकुश शासक नहीं थे। वो क्यों नहीं थे, उसके बारे में हम बताते हैं। उनको अपने क्लान मेंबर, अपने वंश के लोगों को और ख़ास करके ब्राह्मणों को, उनको साथ में लेना होता था। जैसा कि आप जानते हैं कि राजपूत राजा हमेशा ब्राह्मणों के फेवर करते थे, और उसका फेवर करने का रीज़न ये था कि ब्राह्मण लोग पौराणिक या माइथोलॉजिकल जेनियोलॉजी उनके लिए बनाते थे। माइथोलॉजिकल जेनियोलॉजिस्ट वंशावली बनाते थे, और किसी राजा को उनके द्वारा सोलर या दूसरे को लूनर, सोलर मतलब सूर्यवंशी, सूर्यवंशी का अर्थ है कि वो राम के वंशज हैं। अयोध्या के राम मर्यादा पुरुषोत्तम के वंशज हैं। कुछ लोगों ने अपना जेनोलॉजी बनाया लूनर, मतलब कृष्ण के वंशज। कुछ ने अपना जेनोलॉजी अग्निकुल बनाया, अग्निकुल से निकले हुए राजपूत। कुछ ने अपना जेनोलॉजी सीधे ब्रह्मा के वंशज के रूप में वंशावली तैयार किया, ताकि उनका जो लेजिटिमेसी हो वो अक्षुण्ण हो जाए और लोगों के निगाह में एक ऊंचे खानदान के व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। तो इस कारण से ब्राह्मणों को राजपूत राजाओं ने बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स दिए, और कभी कभी तो बहुत इतने अच्छे अच्छे भूमि जमीन दिए कि ब्राह्मण बहुत ताकतवर हो गए, क्योंकि उनको जो लैंड्स मिलता था, उनको जो ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट मिलता था, उसकी एक विशेषता होती थी। विशेषता क्या था? टैक्स फ्री लैंड। जो सामंतों को मिलता था तो उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया था, जैसे कि उन्हें ट्रूप्स रखना होता था, सेना रखना होता था, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है ना राजा को देना होता था, या राजा के चाहने पर सामंतों को अपनी बेटी की शादी राजा के लड़के या राजा से कराना होता था। देयर वर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रस्ट अपॉन सामंत या फ्यूडिटरीज। लेकिन जो ब्राह्मणों को जो लैंड दिया जाता था वो फ्री ऑफ टैक्सेज होते थे। तो इसके कारण से बहुत सारे ब्राह्मण राजपूत पीरियड के दौरान या उसके पहले बहुत ताकतवर हो गए। जैसे कि गुहिलाज वंश के जो संस्थापक थे बप्पा रावल,
ये एक ब्राह्मण थे और ये गुर्जर प्रतिहार के फ्यूडिटरीज थे, माने सामंत थे। बाद में इनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि इन्होंने गुहिला वंश की स्थापना की, जिसको बाद में सिसोदिया वंश भी कहा जाता है, जिसने भारत की राजनीति में करीब 500 वर्षों तक महत्वपूर्ण स्थान रखा। तो इस तरह से जो राजपूत राजा होते थे वो निरंकुश नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते थे, जैसे कि उनका जो पहला फैक्टर था क्लान, दूसरा था कास्ट और तीसरा था फ्यूडिटरीज माने सामंत, और चौथे थे पावरफुल ब्राह्मणास। ये चार फैक्टर उन पर काम करते थे और इस कारण से ये एब्सोल्यूट किंग नहीं हो सकते थे। और इनको जो भी वो निर्णय लेते थे तो उन्हें अपने क्लान मेंबर से, अपने जाति के मेंबर से या अपने वर्ण के मेंबर से और जो सामंत उनके अधीन में काम करते थे उनके सहयोग से, और खासकर जो पावरफुल ब्राह्मण थे उनका सबको राय मशविरा लेकर के ही वो कोई निर्णय कर सकते थे। और इसलिए तीसरा फैक्टर है राजपूत किंग्स वेयर प्राइमस इंटर पेयर्स। इसका मतलब हुआ फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। जो राजपूत राजाओं की जो स्थिति थी वो एब्सोल्यूट मोनार्की की नहीं थी, उनका स्थान फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स था। जैसे कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का जो दर्जा बताया गया है वो बताया गया फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, माने मंत्रियों में उनका स्थान नंबर 1 रहेगा। लेकिन उसी तरह से राजपूत राजाओं का जो पावर डिफाइन किया गया है उसके बारे में बताया गया है कि ही इज ए फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। उसका रीजन ये था कि क्लान, सभी राजपूत राजाओं ने अपने क्लान क्या होता है, क्लान के तीन उसके वेरिएंट हैं। पहला डिसेंट, एक वंश के लोग। दूसरा इसके वेरिएशन क्या है, मैरिज, क्योंकि जो क्लान मेंबर होता था वो एक्सोगेमस होता था, यानी एक क्लान का मेंबर अपने ही क्लान में शादी नहीं कर सकता था, तो दूसरे क्लान में शादी करना होता था, मतलब एक्सोगेमस। और तीसरा कंटिगुअस, सोशल ग्रुप। ये 3 फैक्टर क्लान के थे। एक ही वंश का आदमी होना चाहिए जो क्लान का सब जो कॉमन डिसेंट होना चाहिए। दूसरा मैरिज होना चाहिए, मैरिज से जो हमारा जो बॉन्डिंग बना। और तीसरा जो हमारे आसपास के जो पावरफुल सोशल ग्रुप है। ये 3 फैक्टर काम करते थे क्लान में। तो राजपूतों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्लान पर आधारित था। अब जो हम नाडोल इंस्क्रिप्शन आपको बताए उसमें जब आप लैंड ग्रांट्स के बारे में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अधिकांश, मतलब लगभग 90% जो लैंड आवंटन किया गया था, वो लैंड ग्रांट्स जो दिए गए थे वो सभी चाहमान वंश के क्लान को दिए गए थे, जिसका सरदार पृथ्वीराज चौहान या उनके पूर्वज। ये था। कुछ जैसे चालुक्य वंश के
या गुहिला सरदार को या और दूसरे राजपूतों को लैंड ग्रांट जरूर दिए गए थे, लेकिन उनकी तादाद 10-15% ही है। ज़्यादातर 90% मामले में जो इनके वंश के जो लोग हैं, उनके क्लान के मेंबर हैं, उनको ही लैंड ग्रांट्स दिया गया था, इनको ही सामंत बनाया गया था, मतलब फ्यूडिटरीज बनाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फ्यूडिटरीज या जो इलाके जो ग्रांट्स में दिए जाते थे, तो वो राजा का जो क्लान होता था, राजा का जो वंश होता था, उन्हीं के वंशज के लोगों को दिए जाते थे, दूसरे को बहुत कम दिए जाते थे। एक चीज जो इस पीरियड में हमने राजपूत पॉलिटी में देखा है कि चूंकि सोशल मोबिलिटी बहुत ज्यादा था, इसका कारण ये था कि बहुत सारे विदेशी लोग हिंदुस्तान में आए, उनको ब्राह्मणिकल ऑर्डर में सेट करना था। दूसरा, बहुत सारे ट्राइबल चीफ को हिंदुआइज किया गया, तो उनको भी ब्राह्मणिकल ऑर्डर में सेट करना था। तो इस तरह से जो ट्राइबल चीफ या पावरफुल लोग थे, जो कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर के बाहर के लोग थे, उनको राजपूत के कैटेगरी में डाल दिया गया और उन्हें उनका जेनियोलॉजी, उनकी वंशावली, मिथोलॉजिकल वंशावली ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किया गया, उनको ब्राह्मणिकल ऑर्डर में सेट कर दिया गया। तो ऐसे जो नए नवागंतुक जो लोग थे, उनको भी राजपूत कहा जाने लगा और ऐसे राजपूतों को भी राजपूत शासक द्वारा उनको फ्यूडिटरीज बनाया जाता था या सामंत बनाया जाता था, उनकी ताकत को देखते हुए, लेकिन उसकी तादाद कम होती थी। इस समय का जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो लैंड ग्रांट्स राजपूत शासकों के द्वारा दिया गया, वो लैंड ग्रांट्स दो प्रकार के लैंड ग्रांट्स हैं। पहला ब्राह्मणास और दूसरा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ब्राह्मणों को जो लैंड में, जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था, कभी कभी या अधिकांश समय में इन परपेचुइटी, मतलब हमेशा के लिए। और इसी कारण से हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण लोग वेल्दी क्लास या बहुत ताकतवर बन के उभरे राजपूत कालीन समय में, और बहुत सारे ब्राह्मणों ने अपनी राजवंश स्थापित कर लिया। और दूसरे प्रकार के जो लैंड ग्रांट्स होते थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनको सैलरी के बदले में उनको लैंड ग्रांट्स या उनको फ्यूडिटरीज दिया जाता था, मतलब उतना इलाका मैंने जागीर दे दिया जाता था, और उसके जो टैक्स होते थे वो सैलरी के रूप में उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलते थे। लेकिन इस पीरियड के आते आते, राजपूतों के पीरियड आते आते ये हो गया कि उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो बाद में जागीरदार बन गए, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और फिस्कल, ये दोनों ऑटोनॉमी मिल गया। और इस ऑटोनॉमी, ये अपने वहाँ पर स्वतः राजपूत सामंत अपने हिसाब से टैक्स लगा सकते थे, इरिगेशन की व्यवस्था कर सकते थे, टेम्पल का निर्माण कर सकते थे,
और यहाँ तक कि जो फ्यूडिटरीज थे, जो सामंत थे, वो ब्राह्मणों को भी लैंड ग्रांट्स दे सकते थे, जिसमें कि राजा की मंजूरी जरूरत नहीं थी, जो कि एक नई विशेषता थी इस पीरियड का। और यही सब फैक्टर के कारण जो है वो फ्यूडिटरीज मतलब सामंत बहुत ताकतवर हो गए। फ्यूडिटरीज या सामंत की भी विभिन्न कैटेगरी थी, जैसे कि सबसे छोटा जो सामंत, उसको सामंत ही बोलते थे। दो प्रकार के सामंत थे, ये हमें जानना जरूरी है। कुछ सामंत ऐसे थे जो कि जिनके कि राज्य को राजपूत राजाओं ने कब्जा कर लिया था और उनको सामंत बना दिया गया था, और उनको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में उनको राज्य वापस दे दिया गया था, और उसके बदले में एक फिक्स्ड अमाउंट, वार्षिक फिक्स्ड अमाउंट राजा को, राजपूत राजा को देना होता था। तो एक प्रकार के तो ये सामंत थे। और दूसरे सामंत ऐसे थे जो जिनको कि लैंड ग्रांट्स दिया गया था सैलरी के बदले में, और धीरे धीरे वो जागीरदार हो गए। तो ऐसे जो सामंत थे उनके भी विभिन्न प्रकार थे, जैसे सामंत सबसे छोटा रूप, उसके बाद महासामंत, मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर। इसका निर्धारण होता था कि उस सामंत के पास में, उस फ्यूडिटरी के पास में कितने विलेज हैं। तो राजपूतों ने मिनिमम जो यूनिट बना रखा था वो था 6 विलेज, और इसी के गुणक में अधिकतम 84 विलेज तक जाता था। जैसे कि मुरैना के और भिंड के बाउंड्री के बीच में एक तोमर घार है, जहाँ पर कि तोमर जब दिल्ली से उनको भगा दिया गया था चौहानों के द्वारा, तो वहाँ बस गए थे, और ये 84 विलेज का तोमर घार बोलते हैं, बहुत बड़ा इलाका है। तो उसी तरह से ये 6 विलेज का एक यूनिट था, और इसी के गुणक में मैंने जब से 12 विलेज या 24 विलेज या 36 विलेज, और इसी तरह से जो है वो 84, मैक्सिमम 84 विलेज तक का भी सामंत हो सकता था, जिसको कि महासामंत बोलते हैं। ये सामंत प्रशासनिक दृष्टिकोण से और फिनेंशियल दृष्टिकोण से ये लगभग स्वतंत्र। इनकी 2 जिम्मेवारी थी। इनको वर्ष में एक फिक्स्ड इनकम या टैक्स राजा को, राजपूत राजा को देना होता था। दूसरा, जब कोई सेरेमनी होता था या कोरोनेशन सेरेमनी होता था राजा का, तो अनिवार्य रूप से इन्हें उपस्थित होना पड़ता था। और तीसरा, अगर राजा ने या उसके पुत्र के चाहने पर इनको अपनी बेटी की शादी उनसे करानी होती थी। और चौथा, कि जब भी राजा को जरूरत पड़ेगा उनको सेना मुहैया कराना होता था। तो इस कारण से उन्हें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रूप्स रखना होता था, जिसका निर्धारण राजा करता था। तो इस तरह से एक सामंतवादी आर्मी की व्यवस्था राजपूत पॉलिटी के दौरान हो गई थी। हालांकि उसमें कैवेलरी, एलिफेंट्री और इन्फेंट्री और एलिफेंट्री माना हाथी का सेना या घुड़सेना या पैदल सेना, ये सब रहते थे, लेकिन उस पर नियंत्रण राजपूत राजा का नहीं होता था। उसकी क्वालिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी है, उस पर भी राजा की निगाह ज़्यादा नहीं पड़ती थी। और इसी कारण से आप देखेंगे कि राजपूतों की जो हार हुई टर्कों के सामने में, उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो था मिलिट्री। बहुत सारे इतिहासकारों ने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक या रिलीजियस
कारण गिनाए हैं, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। क्यों कि उस ज़माने में भी ये राजपूत किंगडम छोटा होने के बावजूद भी वो टर्कों से किसी मामले में धनबल और जनबल में किसी मामले में कम नहीं थे। दिक्कत यहाँ थी कि सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो था 3 फैक्टर। पहला मिलिट्री, और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया कि फ्यूडलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें कि यूनिटी ऑफ कमांड का अभाव था। जो सामंत लोग युद्ध में राजा के साथ जाते थे वो अपना अपना अलग ही हिसाब किताब तैयार करते थे, और उनकी हमेशा चाहत ये बनी रहती थी कि किसी तरह से राजपूत राजा हार जाए और उसके बदले में हमें वो गद्दी मिल जाए। बहुत सारे सामंतों को राजा से या महासामंतों को बहुत सारा विवाद भी रहता था, और वो युद्ध की भूमि में ही उससे निपटना चाहते थे। तो इस तरह से, जिस तरह से टर्कों में यूनिटी ऑफ कमांड रहता था, जैसे मोहम्मद गोरी ने जब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था तो उसने 5 प्रकार के 5 लेयर ऑफ द मिलिट्री फोर्स उतारा था। और वो क्या था? पहला फ्रंटल आर्मी, दूसरा एडवांस आर्मी, एडवांस ट्रुप, दूसरा फ्रंटल ट्रूप्स, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तीसरा रियर ट्रूप्स, चौथा रिजर्व, तो इस तरह से मोहम्मद गोरी ने 5 भाग किए थे मिलिट्री ट्रूप्स का। और जब उन्होंने देखा कि जो एडवांस पार्टी है उसका काम ये रहता था कि वो विरोधी खेमा के बारे में जानकारी हासिल करे, उसके बाद में जो फ्रंटल जो ट्रूप्स होता था जो असली युद्ध करता था वो 3 भाग में, लेफ्ट राइट और मिडिल 3 भाग में विभाजित होता था। और उसके बाद में एक रियर गार्ड ट्रूप्स होता था, और सबसे जो अंतिम में था वो रिजर्व ट्रूप्स रहता था। रिजर्व ट्रूप्स तब इस्तेमाल किया जाता था जब फ्रंटल ट्रूप्स और रियर ट्रूप्स ये सभी युद्ध करते करते थक जाते थे, तो इस कारण से रिजर्व ट्रूप्स को उतारा जाता था। दूसरा जो मोहम्मद गोरी ने या महमूद गजनी ने जो उपयोग किया था वो था आर्चर्स। इन लोगों ने सेंट्रल एशिया के मास्टर आर्चर्स वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी, और ये आर्चर्स जो तीरंदाज जिसको बोलेंगे हिंदी में, इन लोगों ने राजपूतों के साथ युद्ध में या दूसरे हिंदुस्तानी युद्ध में इन्होंने कोहराम मचा दिया, तहलका मचा दिया, और इसका कोई तोड़ जो है राजपूतों के साथ में के पास में नहीं था, क्योंकि दूर से ही निशाना मार करके उसको विरोधियों को ख़त्म कर सकते थे। और इसके साथ जो आर्चर्स को जो सबसे ज़्यादा जो फायदा पहुंचा है वो था कैवेलरी। दोस्तों आप जानते हैं कि जो सेंट्रल एशिया का जो घोड़ा की ताकत है, जो उनकी जो नस्ल है या उनकी जो विशेषता है, वो हिंदुस्तानी घोड़े से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसका कैवेलरी का उपयोग टर्कों ने, मोहम्मद गोरी ने या महमूद गजनी ने खूब किया। और इसके साथ में जब आर्चर को मिलाया
तो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी टर्कों ने युद्ध क्षेत्र में पैदा किया और जिसका तोड़ राजपूतों के पास नहीं था। राजपूत क्लोज क्वार्टर बैटल में तो उन्हें महारत हासिल थी, योद्धा थे और अपनी व्यक्तिगत वीरता प्रदर्शित करने में वो टर्कों से ज़्यादा होशियार थे। लेकिन जहाँ पर आर्चर्स का सवाल आया, जहाँ पर कैवेलरी का सवाल आया, तो उस मोबिलिटी को गति प्रदान करने के लिए इंडियंस के पास में कुछ भी नहीं था और इंडियंस मैक्सिमम एलिफेंट का इस्तेमाल करते थे। कैवेलरी भी इनका जो इस्तेमाल होता था वो निम्न दर्जे का होता था, जिसके कारण से इनकी हार होती गई। हालांकि उस पीरियड में भी भीमा सेकंड ने, जो चालुक्य वंश का राजा था, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था। और इसके अतिरिक्त यदि हम लिटरेरी जो साहित्यिक जो सोर्सेस जो हमें मिलती है, उसमें बहुत सारे सोर्स ये बताते हैं कि केवल 1191 का जो प्रथम तराई युद्ध था, केवल वही युद्ध नहीं था, इसके पहले बहुत बार चौहान वंश के राजाओं ने और अन्य राजपूत राजाओं ने अनेक बार मुसलमान शासकों को, खास करके मोहम्मद गोरी को हराया था। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया, इसी तरह से 7-8 बार चौहान वंश के राजाओं ने भी उनको हराया छिटपुट घटनाओं में और अनेक छोटे मोटे युद्ध में उनको हराया। लेकिन अल्टीमेटली 1192 ईस्वी में जो सेकंड बैटल ऑफ तराई था, उसमें राजपूत शासक की पूरी तरह से हार हुई। और एक और इम्पॉर्टेंट जो फीचर है राजपूतों का, कि जितने भी राजपूत वंश का हमने अभी उल्लेख किया, वो कभी भी एक साथ एकजुट नहीं हो पाए। बाहरी आक्रमणकारियों के समय में वो एकजुट नहीं हो पाए और उसका रीजन था कि आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिसका फायदा आक्रमणकारियों ने उठाया। जैसे कि जो तराई का सेकंड युद्ध था, उसमें जयचंद, जो उस समय हिंदुस्तान का सबसे सशक्त राजा था और गाहड़वाला वंश का शासक था, वो न्यूट्रल रहा। उसने कोई मदद पृथ्वीराज चौहान की नहीं की थी, बल्कि कुछ लोगों का यह कहना था कि उन्होंने बहुत सारी जानकारी पृथ्वीराज चौहान के बारे में मोहम्मद गोरी को दिया था, और जिसके कारण आज तक जयचंद को लोग गद्दार मानते हैं और अपने बच्चे का नाम जयचंद नहीं रखना चाहते। दोस्तों, वीडियो चूंकि ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपना लेक्चर शॉर्टकट कर रहा हूँ। लास्ट जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है राजपूत पॉलिटी का, वो है पैरोकियल इन नेचर। पैरोकियल मतलब लोकलिज्म, बृहद रूप में सोचने की क्षमता समाप्त होना। तो पैरोकियल इन नेचर हो गया, लोगों की सोच और मानसिकता जो है ना बहुत क्षत्रिय हो गया। उसका कारण ये था कि जो पिजांट या किसान जो टैक्स देते थे, वो अब सामंत को देते थे, और सामंत ही या महासामंत उनका माय बाप था। राजा से उनकी दूरी बहुत दूर हो गई थी। जैसे गुप्ता पीरियड में या मौर्य पीरियड में हमने देखा कि जो किसानों से जो टैक्स वसूला जाता था, वो राजा के कारिंदे या इंपरेयर मतलब बादशाह के कारिंदे वसूलते थे। आज की तारीख में जो राजपूत पॉलिटी का ये विशेषता हो गया कि अब जो टैक्स वसूली का काम है या जो बहुत सारे जो फिलांथ्रोपी वेलफेयर के काम हैं, वो सीधे तौर पर जनता अब सामंतों की तरफ मुंह देखने लगी। तो इसके कारण ये हुआ कि उनकी लॉयल्टी जो है अपने सामंतों के प्रति ज़्यादा हो गई और वो बृहद रूप में नहीं देख पाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब टर्कों का हिंदुस्तान में आगमन हुआ, उन्होंने आक्रमण किया, तो उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर, यहाँ की जनता ऑल इंडिया लेवल पर या हिंदुस्तान के लेवल पर कभी नहीं सोचा। उन्होंने अपने राज्य के बारे में भी नहीं सोचा।
वो अपने सामंत के प्रति ज़्यादा वफादार जो होते थे, और जिसके कारण से हिंदुस्तानियों की हार सेकेंड बैटल ऑफ तराई में हुई। तो दोस्तों, मैंने आज राजपूत पॉलिटी के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई करें। थैंक यू वेरी मच।